जय हिंद दोस्तों। अब कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, अब लगातार मैथ का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा आज के बाद से। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों 13 चैप्टर यानी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को एकदम धुआं धुआं कर देने वाले हैं हम लोग दोस्तों। हर वैरायटी के क्वेश्चन को टच कराऊंगा और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिना कंफ्यूज किए एकदम स्मूथली तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को समझा दूंगा। बस आपको ध्यान से समझना है, इससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर देखने के बाद आपका प्रायिकता 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, हर तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने वाले हैं दोस्तों, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के सवाल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, यहां पर आप देख सकते, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रायिकता ए की इतनी दी गई है, बी की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इतनी दी गई है, और ए और बी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए बता दो क्या होगा। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। या तो आपको टिक आउट में घुसेड़ देगा अगर छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है तो, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का चिन्ह न लगा के अगर यूनियन लगा दिया तो सवाल बन जाएगा बड़े मार्क्स का। ठीक है, तो कैसे होगा, दोनों तरह का सवाल लाया हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको देखना है निकालना क्या है। निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी बी टू ए निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए निकालना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रख लो कि किसका निकालना है, बी और ए का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में प्रोबेबिलिटी लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे बी टू ए की जगह अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से एफ होता, क्या होता है ई से एफ, तो आप क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते, फिर इंटरसेक्शन लगा के एफ लिख देते। यहां तक समझ आया? तो यहां से आपको पता चल जाता है इन दोनों से कि इंटरसेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ये बात दिमाग में धंसा लेना कि जो नीचे दिखेगा, जैसे यहाँ ए दिख रहा है तो पक्का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे लिखोगे। जैसे यहाँ मान लो एफ दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखोगे। ठीक है, अब आप कहोगे अगर ए टू अब आप कहोगे अगर बी टू ए ना होकर के ए टू बी होता, ए से बी होता, तो इंटरसेक्शन सेम होता है। इंटरसेक्शन में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां बी अगर नीचे हो गया तो बी प्रोबेबिलिटी वाला नीचे हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, और हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको मैं देख रहा हूं। सबसे पहले हमें जो निकालना है उसे मैं लिख रहा हूं, बी टू ए हमें ए निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे ए है तो नीचे ए होगा। यहां तक समझ आया? अब आपके पास गिवन वैल्यू क्या दिया है, आपके पास जो दिया है लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपको 5/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 2/13। ठीक है, तो आपको यहां पे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कोई जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, फिर भी ये फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया है ताकि बच्चा अगर तुक्का मारे तो कंफ्यूज होकर गलत कर दे। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, आपको इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, 2/13। तो ऊपर में क्या लग दोगे, 2/13। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही प्यारा चैप्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है, 2/13। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 2/13 और ए भी दिया है 2/13। अब दोनों सेम हो गए, कट करके कितना आ जाएगा आंसर, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए जो होगा इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? अब इसी को देखो घुमा करके यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, इंटरसेक्शन ना देकर के यूनियन दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है ए टू बी निकालो। और आपको तो पता ही है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू जब बी निकालेंगे तो फार्मूला तो हमारा क्या होगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताया ना, इंटरसेक्शन हमेशा रहेगा ऊपर में, ठीक ना, इस तरह के वाले फार्मूले में। अब नीचे में बी है तो यहाँ बी रहेगा। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, जुगाड़ लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो बी वाले का प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 दिया है, लेकिन इंटरसेक्शन वाला न दे करके फंसाने के लिए यूनियन दे दिया है। समझ आई मेरी बातें? तो यूनियन में जब दे दिया जाए और इंटरसेक्शन की जरूरत पड़े तो एक फार्मूला यूज करना होता है। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन वाला चाहिए ना, तो फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां इंटरसेक्शन लिखे होते, इधर यही सेम चीज लिखो, माइनस लगा के यूनियन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, कभी कभी अगर यूनियन की जरूरत पड़ेगी तो ए उधर कर देना, इसको इधर कर देना। ठीक है, अब बताओ यहां से हम आसानी से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वैल्यू जैसे निकलेगा रख करके फिर कर लेंगे जैसे पहले की तरह किए हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसे। देखो आसान लगने लगा ना? तो अभी जैसे छोटे छोटे सवाल आसान लग रहे हैं, वैसे बड़े बड़े लेवल के सवाल एकदम जैसे ये लग रहा है आसान, वैसे ही वो भी लगेगा। ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह देता हूं। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमें दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 6/11, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है हमें 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
बी दिया हुआ है हमें 7/11, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ तक पहुँचना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो कितना इजी है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है, हर सवाल को अटेम्प्ट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 6/11, बी का वैल्यू कितना है 5/11, माइनस इसका वैल्यू कितना है 7/11। तो इसे हल कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब नीचे का देख लो, हर पूरा बराबर है तो एलसीएम लोगे तो 11 आएगा, नीचे का सेम है तो 11 उतार दो। अब ऊपर में क्या बचा, 6 + 5 - 7, यही बचा। इसे हल करोगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाओगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4/11 हो जाएगा। अब बताइए हमें इंटरसेक्शन क्लियर होगा। अब बताइए ईमानदारी से, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, पक्की बात मानो, बहुत सही। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो अब सोचो आपको प्रश्नानुसार क्या निकालना था। अब बताओ दोस्तों, प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी निकालना था। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब तो फार्मूले में घबराओगे नहीं ना, दिक्कत नहीं होगा ना। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो भी इस वीडियो के बाद ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 5/11। अब देखो बटे के नीचे 11, बटे के नीचे 11 क्या होगा, कट जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब बताइए ईमानदारी से, ये भी क्वेश्चन गया, कोई दिक्कत तो नहीं आया, एकदम स्मूथली तरीके से एकदम क्लियर होता जा रहा है ना। तो आगे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब क्लियर होता जाएगा। दोस्तों थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 2026 में किसी न किसी सेट में आने का चांसेस अच्छा खासा बनता है। क्यों, क्योंकि आप दोस्तों खुद ही देख सकते हो 2024 में और 2025 के कोड नंबर IZ में ये पूछा गया सवाल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में आ गया तो आएगा नहीं। देखो यहाँ 2024 में आया था, फिर भी 2025 में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो पॉपुलर, जो वायरल होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, आप बस देखते जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला कह रहा है कि दो दी गई है घटना, ठीक है, ए नाम की और बी नाम की दो घटनाएं दी गई हैं, ठीक है। और ए की प्रायिकता आपको इतनी दी गई है और बी की प्रायिकता इतनी दी गई है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इतनी दी गई है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात कीजिए। और का मतलब आपको बता देता हूं, इंटरसेक्शन होता है। और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो पूछ क्या रहा है, उस तक हमें पहुंचने से पहले जो दिया है उसे आपको एक बार लिख देता हूं। जब भी आप सॉल्व करना, वो जो दिया होता है उसे एक बार जरूर उतार लेना, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको दिया है दोस्तों 1/8 दिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, ए नहीं और बी नहीं की। अब आप ये बात तो जानते होंगे, 10th क्लास से 11th क्लास से सुनते आए होंगे, नहीं शब्द का मतलब क्या होता है। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए नहीं का मतलब होता है डैश, ए नहीं का मतलब डैश, और का हो गया इंटरसेक्शन। अब बी नहीं का मतलब होता है बी डैश, ठीक है। तो याद रखना, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन जब निकालोगे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो फार्मूला बनेगा तुम्हारा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बनेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है और डैश डैश दोनों में है, तो आप इसी को सेम उतारोगे, बस 1 घटा करके, बस जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन लगा दोगे और डैश हटा देना, ठीक है। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आपके मन में आएगा कि सर अगर हमें इसको निकालना है, हमारे को बराबर में मिला है, इसको ओपन करने के बाद 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यूनियन में तो वैल्यू कहीं दिया ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं दिया है, ताकि आप यूनियन को पलट सको। अभी मैंने आपको अभी आपको याद होगा, इसके पीछे मैंने एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला, ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। अगर मैं यूनियन जो माइनस वाला है इधर ले आऊं और इंटरसेक्शन को उधर ले जाऊं, तो यही फार्मूला कैसा दिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन उधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत खतरनाक खेल खेला है सवाल, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात है। तो आपको यूनियन
आपको आपको यूनियन को हटा के इतना लिख सकते हो, समझ आई मेरी बात है? यूनियन को हटा के कितना लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब समझ आ गया होगा आपको कि ये सारे वैल्यू क्यों दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस, अंदर में लिख देता हूँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ किसके जगह मैंने लिखा, इसके जगह, ठीक है? और यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बीच में, अच्छा टोटल का ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अगर ओपन में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। अब यहाँ 1 हो गया माइनस, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है उसका वैल्यू हमें दिया है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8 दिया है। यहाँ तक ईमानदारी से बताना दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं? अब इसको हम एलसीएम लेके आसानी से हल कर सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अब एक ही बार में हल हो जाएगा। यहाँ 1 है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर के चिन्ह को पलट देगा, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/4, और ये प्लस है तो -1/2, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/8। बताइए एकदम इजी लग रहा है ना? अब नीचे कुछ नहीं भैया तो 1 समझ लेंगे, अगर नीचे कुछ नहीं 1 समझ लेंगे तो एक लाइन खींचेंगे। अब एक लाइन खींचने के बाद क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब आप लेंगे, आता ही होगा एलसीएम लेने, 1, 4, 2, 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ ऊपर में 1 है, 1 उतारिए, फिर गुणा करिए, 1 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 8 आएगा, 8 बार में, माइनस 1 उतारिए, फिर गुणा लगाइए, 4 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 8 आएगा, 2 बार में, फिर माइनस लिखिए, 1 उतारिए, गुणा करिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 8 आएगा, 4 बार में, प्लस उतारिए, 1 उतारिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में आएगा, 1 बार में। अब क्लियर हुआ? तो हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस 2 एकम 2 4 एकम 4 प्लस 1/8। अगर इसे हल करोगे तो देखो 8 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा प्लस में, और माइनस में 2 माइनस में 4 है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और घटाओगे तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3/8 आपका ओवरऑल आंसर आएगा। ईमानदारी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं? तो एक बेसिक सा कैलकुलेशन था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? तो अब इस वैरायटी का क्वेश्चन क्या आप डरोगे, आराम से कर लोगे? अच्छा एक सवाल पूछूं, अगर यहाँ और की जगह या लिखा होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे या लिखा होता तो यूनियन लिखते, क्या लिखते, यूनियन, और आपका इंटरसेक्शन में यहाँ पे आता पक्का, तब यहाँ पे इंटरसेक्शन ना दे करके यूनियन में सवाल दिया होता। समझ आई मेरी बातें? तो एक मैंने कराया, हल्का पलट के देगा तो भी आप आसानी से हैंडल कर लेना, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एक आध बीच में इसलिए लाया हूं ताकि जब मैं हाई लेवल के क्वेश्चन को कराऊं तो वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको, ठीक है? ये क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, आप देखना एकदम इजीली हो जाएगा। कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पर पट आने की प्रायिकता बताइए क्या होगा। पट क्या होता है? पट का मतलब होता है टेल होता है दोस्तों, ठीक है? भूल जाओ तो याद रखना, प ट में ट आ रहा है, ट, और टेल में भी ट आ रहा है, तो मैच कर लेना, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में जो चित और पत लिखा रहता है और अंग्रेजी में जो हेड और टेल होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो टोटल इसकी संभावना यानी क्या क्या आ सकता है, तो उसको यस से लिखोगे। किससे लिखोगे? यस से, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब ध्यान से समझो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, जैसे मान लो 2 सिक्कों को एक साथ ऐसे उछाला मैंने, तो हो सकता है पहले में टेल आया हो और दूसरे में भी टेल आ गया हो, पॉसिबल है कि नहीं? पहले में टेल आया हो और दूसरे में टेल आया हो। ये भी हो सकता है कि 2 सिक्कों को जब उछाला था तो आप कहोगे अरे सर कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है दोनों में हेड आया हो। तो किसी ने कहा मेरे से ऐसे थोड़ी हो सकता है सर, हो सकता है कि पहले में टेल आया हो दूसरे में हेड आया हो, पहले में टेल और दूसरे में हेड आया हो। तो किसी ने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है पहले में हेड आया हो और दूसरे में टेल आया हो। तो ये ऑब्जर्वेशन बताओ समझ आया? अब आप कहोगे इसके अलावा लाने की, तो नहीं आएगा, 4 के अलावा और कोई संभावना नहीं दिखाई देगी। 2 सिक्के को उछाल के देख लेना, इन्हीं चारों में से हर बार आएगा, ठीक है? ये तो हो गया कुल संभावनाएं। अब उसकी फरमाइश क्या है जो हमें निकालना है? कह रहा है कि दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों पे पट आना यानी दोनों पे पट आना, तो दोनों सिक्कों पर पट आना। अब दोनों सिक्कों पर जो पट आ रहा है वो कितनी बार है, इसमें से कितने बार ऐसा घटना है जहां पे दोनों पे पट आया है? तो अकेला एक ही घटना है ना जिसपे दोनों पे पट आएगा, एक ही घटना, इन पूरे चारों में से एक ही ऐसी स्थिति दिख रही है जहां पे दोनों में पट आया है, टेल आया है, ठीक है? तो कह रहा है इसकी टेल आने की प्रायिकता निकालनी है। तो अगर इसकी घटना को मैं नाम दे देता हूं ई, क्या नाम दे देता हूं घटना को? ई नाम दे देता हूं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है।
तो एक सवाल पूछता हूं, बताइए, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो बट्टे के नीचे लिखा जाता है प्रायिकता में, तो टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है, कॉमा कॉमा करके 1 2 3 4, कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज है, 4, तो 4 को नीचे रख दोगे। और जो फरमाइश किया है वो कितनी बार चांसेस है आने का, एक ही बार चांसेस है, ठीक है, तो ऊपर में लिख दोगे एक, सवाल खत्म हो गया। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से सवाल का लेवल अब धीरे धीरे हाई होता जाएगा, ध्यान से समझना। इसके बाद अब स्वतंत्र पद वाला भी सवाल देखने को धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। कह रहा है एक बक्से में 7 पीले रंग की और 8 लाल रंग की साड़ियां हैं, तो एक साड़ी को यादृच्छिया निकाला जाता है। यादृच्छिया का मतलब होता है मेरे भाई बिना देखे, ऐसे करके बिना देखे उठाया गया, समझ है मेरी बातें? यादृच्छिया निकाला जाता है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता बतानी है। लाल रंग की निकले, जैसे हम भाई यहाँ पे 7 ठो पीले रंग की है, 8 ठो लाल रंग की है, हम बिना देखे निकाले तो कोई जरूरी थोड़ी ना लाल रंग का निकले, हो सकता है पीला भी निकल सकता है, लाल है तो लाल भी निकल सकता है, लेकिन बिना देखे निकाल रहे हैं। तो कह रहा है लाल रंग आने की, हाथ में जो साड़ी लाल निकालोगे बिना देखे, लाल रंग आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। तो सबसे पहले हम इसे जब हल करेंगे तो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक बॉक्स में 7 पीली और 8 लाल रंग की साड़ी है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पीले रंग की साड़ियों की संख्या, तो बताओ कितनी है, जाहिर सी बात है 7 है। उसी तरह से लाल रंग की साड़ियों की संख्या, डैश डैश ऐसा लिख रहा हूं तो मतलब समझ जा रहा हूं ना, सेम चीज लिखा हूं, ठीक है। साड़ियों की संख्या कितनी है, 8 है, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे डैश डैश मत करना, ठीक है, ध्यान से समझना, समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो लाल रंग और पीले रंग की साड़ियों की संख्या लिख दिए, तो कुल साड़ियों की संख्या कितनी हो गई, कुल साड़ियों की संख्या, कुल साड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो गई भाई। कुल साड़ियों की संख्या कितनी हो गई भैया, 15 साड़ी हो गए भाई। एक आप खुद ही देख लीजिए कि 7 पीला है और 8 लाल है, तो टोटल कितना हो गया भैया, 15 हो गया। तो इसका मतलब एक बॉक्स में टोटल साड़ी कितनी है, 15 है, 7 को पीले रंग का और 8 को लाल रंग का। अब इस बक्से में से बिना देखे इसे निकालना है, बिना देखे निकालेंगे, लालो निकल सकता, पीलो निकल सकता है, लेकिन हमें लाल रंग की प्रायिकता निकालनी है। किसकी, लाल रंग निकाले जाने की प्रायिकता। हमें क्या ज्ञात करनी है, लाल रंग की साड़ी निकाले जाने की अभिष्ट प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल को हमेशा नीचे लिखा करो, टोटल को हमेशा नीचे, जितना आया है टोटल इस बक्से में जितने हैं टोटल को नीचे लिख दो। अब लाल रंग निकालना है, तो लाल रंग कै ठो है, 8 ठो है, तो ऊपर में 8 लगा दो, सवाल खत्म, गया। क्लियर हुआ, मजा आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखा जाए तो स्वतंत्र पद वाला यहां से स्टार्ट हो जाता है सवाल, ठीक है। जबकि आप जानते हो बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। अगर आप जितना बता रहा हूं वही तो बात मैं कह रहा हूं कि जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना अच्छे से कर लिए ना मेरे भाई, तो प्रोबेबिलिटी का डर खत्म कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद तो मेरा वीडियो आने ही वाला है, फर्स्ट पार्ट बुक का बड़े मार्क्स वाला, सेकंड पार्ट बुक का बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन का, एक ही वीडियो में मैं पूरा खत्म कराऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। मैथ का वीडियो लगातार आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो अपलोड होता रहे। अब यहां पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, यूनियन में इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। सिद्ध करना है कि घटना क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना के लिए जब भी आपको बोला जाए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, सिद्ध करो, तो पहली बात तो समझो स्वतंत्र घटना के लिए लिखा क्या जाता है फार्मूला, ठीक है। स्वतंत्र घटना के लिए फार्मूला लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर बराबर आ गया, अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग से निकाल लो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को गुणा कर दो, अगर इसका भी आंसर और इसका भी आंसर अगर सेम आ गया तो स्वतंत्र घटना है। क्लियर हुआ? और नहीं आया तो स्वतंत्र घटना नहीं है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं? तो आप तो ए वाला तो तुरंत निकाल लोगे फुचुक से, टिचिक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन जानबूझ के नहीं दिया, यूनियन दे दिया, बोला कि ले बेटा सुन क्रिस का गाना, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा
कि अब यहाँ पे क्या होगा, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला बता ही दिया कि अगर यूनियन दिया हो, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम हम इसे सॉल्व करते दौरान थोड़ा सा सजा लेते हैं, थोड़ा सा टिकली बिंडी लगा लेते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टेटमेंट जो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तब ना एग्जामिनर खुश होगा भाई कि हाँ इसने सब चीज अच्छे से लिखा है। ये हो गया जो दिया है पहले लिख दिया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्वतंत्र घटना के लिए काम करना है, तो हम पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब फार्मूला तो बता ही चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देख रहे हो ये वाला फार्मूला कितना ज्यादा बार यूज हो रहा है, मजा आ रहा है ना। बहुत ही इजी है मेरे भाई, ध्यान से समझना है बस आपको। अब आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका वैल्यू कितना है, 1/2 1/3 माइनस 2/3। अब इसको हल कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे। अब कहोगे कैसे हल करना है सर जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हल करना है। अगर इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने आता है ना, 2 3 3 2 3 3 एलसीएम लोगे तो 2 1 कम 3 से लोगे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ऊपर में है 1 गुड़े 2 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 6 आएगा, 3 बार में, प्लस ऊपर में है 1 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में आएगा, 2 बार में, माइनस 2 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में आएगा, 2 बार में। हल करो हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 4/6 आएगा। देख लो 3 1 कम 3 2 1 कम 2 2 दूनी 4 3 2 5 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1/6। तो आपको इंटरसेक्शन मिल गया। अब आपकी शर्तें क्या हैं, उसने क्या शर्त रखा है कि बताना है कि सिद्ध करो कि ये घटना ए और बी के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र घटना के लिए यहां पे हम दिखाएंगे कि स्वतंत्र घटना हेतु, स्वतंत्र घटना के हेतु क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसका वैल्यू तो हमारे पास है 1/6, तो आके निकाल के देख लेते हैं इसको वैल्यू को। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/, कहाँ गया रे भाई, आजा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 1/3, और आंसर कितना आ रहा है इसको हल करने पे 1/6। अब बताओ दोनों आपस में बराबर है ना, तो अंतर दोनों आपस में बराबर हो गया ना। देखो इंटरसेक्शन वाला भी आंसर उतना ही आया और क्रॉस वाला भी आंसर उतना ही आया, हाँ या ना। या ये भी कह सकते हो इसको निकालने के बाद इंटरसेक्शन के बराबर आ गया, आया कि नहीं। तो तुम कह सकते हो अतः ए तथा बी के लिए स्वतंत्र घटना है। सवाल गया। ये सारे सवाल एकदम नॉर्मल क्रिस के गाने की तरह लग रहे हैं ना, कि क्रिस का गाना सुनाऊं, ऐसा लग रहा है ना कि तुरंत गा दूं, ऐसा लग रहा है तुरंत कर दूंगा, फील आ रहा है ना, बोले ना फील आएगा मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम उसी पैटर्न पे एक सवाल पूछ दिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में भी स्वतंत्र घटना हमें पता लगाना है कि ए और बी एक स्वतंत्र घटना है या नहीं है। ठीक है, ये भी देखने में जितना कठिन लगेगा उतना ही इजी बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, एकदम इजीली एकदम इसे आपको डिलीवर करता हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला गया। ठीक है भैया, एक पासे को 2 बार उछाला गया। तो ठीक है, एक पासे को जब हम 2 बार उछालेंगे तो 2 बार उछालने से पहले ये जान लेते हैं कि एक पासे को जब हम उछालते हैं, एक पासे को उछालने पर जो प्राप्त परिमाण या संभावनाएं होती हैं, यस लिखते हैं उसको, टोटल को, वो क्या होता है दोस्तों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। कोई भी पासे को अगर आप उछालोगे, खेला है ना सांप सीढ़ी वाला, तो कहने का मतलब है कि जब इसको उछालोगे तो जाहिर सी बात 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, अच्छी बात। फिर आगे कहता है कि जब हम इनको 2 बार उछालते हैं तो पहली बार जब उछाला जाता है, मान लें कि घटना ए पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है भैया, विषम संख्या, यानी जब हम पहली बार उछालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या। तो पहले ये तो जान ले कि इसमें विषम संख्या कितने हैं। तो विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो विषम संख्याएं जो होंगी, विषम संख्याएं, अब विषम संख्या, अब ये जो विषम संख्या है कितनी मिलेंगी, अब बताइए इसमें विषम संख्या कौन है जो 2 के पहाड़े से ना कटे, 1 3 और 5, तो 1 3 और
5, ए क्या हो गई, विषम संख्या हो गया। तो कॉमा कॉमा करके जो आया है ये क्या हो गया, विषम संख्या, यानी इसका परिमाण कितना होगा, 1 2 3, 3 है तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो पता चल गया कि ठीक है भैया इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो विषम संख्या हैं। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, यानी जब वो पहली बार उछाला होगा, घटना एक की बात हो रही है, किसकी, घटना एक की, जब वो उछाला होगा तो कह रहा है कि उछालने के बाद वो क्या मिला, उसे विषम संख्या मिला। तो क्या कोई जरूरी है कि जो विषम संख्या मिला था वो 1 हो सकता है विषम संख्या 3 रहा हो। तो किसी ने कहा कोई जरूरी है कि 3 होगा, हो सकता है 5 रहा हो। इसका मतलब 3 चांसेस है आने के। तो ध्यान से समझना, ए जो है, ए है, ये जो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, एक किस तरह की घटना है, विषम संख्या आने की। कैसी है, विषम संख्या आने की। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो क्या होगा, टोटल कितने हैं, 6 हैं, टोटल कितने हैं, 6। और क्या लाना है, विषम संख्या लाना है, तो विषम संख्या लाने के चांसेस कितने हैं, 1 2 3, 3 चांसेस है। तो यहाँ पे ऊपर में लिख दोगे 3, अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखो तो बी भी कह रहा है, यहां पे ध्यान से समझो, और घटना बी जो है द्वितीय बार, यानी जब दूसरे बार उछाला गया, दूसरे बार उछालने पर भी विषम प्राप्त होता है। ठीक है, घटना बी के लिए कह रहा है कि जब दूसरे बार उछाला जाता है तो भी उसे विषम संख्या प्राप्त होता है। तो घटना बी के लिए भी अगर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो डिवाइड में हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 लो, तो टोटल हो गया 6। और इसमें विषम संख्या, इसमें भी आने की संख्या कितनी होगी, इसमें भी विषम संख्या आने का चांसेस 3 ही होगा, तीसरे भी करोगे तो कितना आएगा, 1/2। चलिए ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब किसी तरह हम लोग को क्या निकाल लेना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि अगर निकाल लेंगे तभी ना हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये स्वतंत्र है या नहीं। स्वतंत्र होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। कितना इजी तरीके से बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो ए और बी निकाल लिया है प्रोबेबिलिटी मैंने। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला तो वैल्यू मिल जाएगा, पता भी चल रहा है मल्टीप्लाई करने पे 1/4 आना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, हमने पासे को 2 बार उछाला, ठीक है, तो दोनों बार उछालने पर विषम संख्या, ठीक है, तो दोनों बार उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। तो जो पहली बार उछाला, पहली बार उछालने पर कितने विषम संख्या प्राप्त हो सकते हैं, तो उछालने पर कितने तरीके हो सकते हैं विषम संख्या आने के, 1 2 3 तरीके हो सकते हैं। कितने, 3 तरीके, 3 तरीके हो सकते हैं, हाँ या ना। उसी तरह दूसरी बार उछालने पर, दूसरी बार जब बी वाला ना उछाला होगा, बी वाली घटना ने जब उछाला होगा, तो भी तो विषम संख्या आने के 3 तरीके रहे होंगे, 3 तरीके, हाँ या ना। तो विषम संख्या आने का अनुकूल परिमाण कितना हो जाएगा, अनुकूल परिमाण कितना हो जाएगा, तो चाहे 3 तरीके गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के 9 हो जाएगा। तो जब एक पासे को उछाला जा रहा है, एक पासे को उछाला जाता है तो 6 कंडीशन आती हैं, कितनी आती हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी बार में भी उछाला होगा तो 6 कंडीशन आए होंगे। तो टोटल मिला दिया जाए तो संभावित परिमाण कितना होगा, परिमाण हो जाएगा आपका 6 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हर कोई जानता है कि 2 पासे को जब उछाला जाता है तो 36 बार आते हैं अलग अलग कंडीशन। समझ आई मेरी बातें। तो अब यहां तक जब आपका हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है। तो 9 को ऊपर रखिए, 36 को नीचे रखिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1/4। अब हमारा आंसर भी कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसका मतलब है स्वतंत्र घटना है। तो डायरेक्ट नहीं लिखना स्वतंत्र घटना, पहले आपको ये लिखना होगा बिकॉज करके, बिकॉज आपको पता हो चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो चुका है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1/4, इसका भी वैल्यू 1/4 ही आएगा, आएगा कि नहीं। अब दोस्तों नीचे लिखोगे अतः ए तथा बी एक स्वतंत्र घटना है, यही प्रूफ करना था। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब बताओ ये सवाल आएगा तो आसानी से कर पाओगे कि नहीं, इजी हुआ ना।
अब जब ये सवाल इजी होने लगा ना, तो अब किसी भी तरह का स्वतंत्र वाला सवाल आएगा ना, एकदम अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कैसे? अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, ठीक है। ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया हूं। कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी पहले ही से बता दिया कि ये स्वतंत्र घटना है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान बताइए क्या होगा। ध्यान से समझना, जो स्वतंत्र घटना के बारे में जानता है वही कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्र घटना के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और जब ए नहीं निकलेगा तो ए निकल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टेटमेंट खुद ही दे दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है 0.5 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है दोस्तों 0.4 और एक और चीज दिया हुआ है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि ए व बी एक स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र घटना है, तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, हाँ या ना। अगर ये पहले ही बोल दिया कि स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए गुरु, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी तो एकदम हंसते गाते मिल गया मेरे भाई। ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हंसते गाते मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पहले से दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.5 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 5 के 20 यानी 2.0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। अब मैं न भी बोलूं तो भी आप समझ गए होंगे कि सर जी जब इंटरसेक्शन और ये दोनों वैल्यू हो तो यूनियन आसानी से निकाला जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आसानी से निकाला जा सकता है। ये वैल्यू तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन है तो इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देख रहे हो कई बार ये फार्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, इसको अभी जस्ट ताजा निकाल दिया है, ठीक है, गरम। अब वैल्यू रखना है, सॉल्व कर देना है। ये आपको SW के तौर पे रहेगा। करोगे या नहीं? पक्का करोगे ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं इसी वैरायटी के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को ध्यान से देखना दोस्तों, ये 2026 में आने का चांसेस मेरा अनुमान है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे P का मान ज्ञात करना है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना, कह रहा है A और B एक ऐसी घटनाएं हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू इतना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू इतना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर P दिया है। तो कह रहा है इस P का वैल्यू क्या होगा दो अलग अलग स्थिति में। कह रहा है पहली स्थिति जब ये अपवर्जी घटना हो और दूसरी स्थिति जब ये स्वतंत्र घटना हो। तो अपवर्जी और स्वतंत्र का मतलब तो आप जान ही गए हो क्या होता है, अभी जस्ट बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। लेकिन अपवर्जी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, साइड में मैं दिखा देता हूं। अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है, अगर देखो अपवर्जी होगा, अगर ए और बी जो है क्या है, परस्पर अपवर्जी अगर है, तो अपवर्जी का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, मेरे भाई इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका वैल्यू जो होगा वो फाई है। फाई का मतलब एम्प्टी सेट, समझ आई मेरी बातें। और इसको चाहो तो तुम भाई जीरो भी लिख, अगर ये फाई है, ये पूरा ही फाई है यानी कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त, ऑटोमेटिक इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। अपवर्जी घटना पे याद रखना प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इस केसेस में हमें क्या करना है, निकालना है वैल्यू किसका, पी का। तो देखो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझते जाना। यहाँ पे जब आप हल करोगे, जब इसे हल करोगे तो पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लो। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो दिया है P दिया है, ठीक है। अब P का वैल्यू अलग अलग स्थिति में निकालना है। पहली स्थिति ये है हमारी कि जब A व B परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी होने का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो क्या होगा, आपका फाई होगा। या इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर 0 के होगा। अगर ए आपका फाई होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 होगी उसकी। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, इसका वैल्यू पूरा 0 है, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास दिया होगा 3/5। क्लियर है। अब हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो माइनस में 3/5 है, जो माइनस में 3/5 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3/5 हो जाएगा। अब ये प्लस में 1/2 है, बराबर किधर ले आओगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, केवल p। ठीक है, अब इसे हल करो, 2×3 6 माइनस 5×1 5 5 दूनी 10 बराबर p। अब इसे जैसे ही हल करोगे तो आपका सीधे सीधे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा, 1/10। कब, जब वो परस्पर अपवर्जी होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब, दूसरा क्या बोला था कि जब ए व बी क्या हो, स्वतंत्र घटना हो। जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देख रहे हो कितने मजेदार सवाल है। ए जो होगा वो मल्टीप्लाई में होगा बराबर किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब वैल्यू पुट अप कर दो, सवाल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखोगे, इसमें पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो ऊपर वाला जो वैल्यू मैंने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, तो यहाँ 0 मत पुट अप कर देना, वो उस सवाल के लिए है कब, जब अपवर्ची होगा। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसका वैल्यू जब पता ही नहीं है तो इसको आप ओपन कर सकते हो। इसको किस रूप में लिख सकते हो, इसको किस रूप में लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और उधर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि इसके बराबर इतना लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ना यहाँ पे इसके बराबर में इतना लिखा गया है ना, तो इसको हटा के इतना लिख दिया। बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा यहाँ 0 क्यों नहीं रख देते, जैसे यहाँ पे रखा था। नहीं रख सकता मेरे भाई, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना के लिए अलग केस है और अपवर्जी के लिए अलग केस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/2 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास p माइनस इसका वैल्यू कितना है आपके पास है, और इसका वैल्यू आपके पास 3/5 है, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है p। अब जैसे इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है मेरे भाई। 1/2 माइनस 3/5 बराबर कितना है, p एकम p/2। अब ये प्लस p उधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, हल कर दो, 5 एकम 5 माइनस 2×3 6 और 10 आ जाएगा। इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा, p नीचे कुछ नहीं थे, p 1 जा p माइनस p 2 जा 2p/2। क्लियर है, देख रहे हो कितना इजीली मैंने हर एक चीज कर दे रहा हूँ। तो घटाओगे तो माइनस 1/10 बचेगा, और यहाँ घटाओगे तो भाई यहाँ कुछ नहीं है, तो एक p है, कितना है 1p है, p है ये ना, तो 1p में से 2p घटाओगे, छोटे में से बड़े को, तो -1p आएगा और नीचे में 2। ठीक है, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, और उधर केवल p बचेगा, काटोगे तो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा p का वैल्यू। अब बताओ, ये सवाल बताओ, अब आएगा तो कंफ्यूज होगे या दहाड़ दोगे, पक्की बात बताना, एकदम दिल से बताना, किडनी फेफड़ा गुर्दा की कसम है आपके, कि दिल से बताओ, ये सवाल आएगा तो एकदम अच्छा से हैंडल कर लोगे, पक्की बात मानो, बहुत सही। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत समय बाद इस क्वेश्चन को दिया था 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में, कोड नंबर जेसी में। ठीक है, तो अब तो आप भी जान रहे हो कि इस क्वेश्चन को अगर बहुत समय बाद यूज किया गया है तो जाहिर सी बात है इसे 1-2 साल तो रिपीट करेगा ही नहीं, 1-2 साल रिपीट तो पक्का करेगा ही करेगा। ठीक है, इसलिए आप मान के चलो कि 2026 में किसी न किसी सेट में ये आना ही आना है। ठीक है, और बड़े मार्क्स में आना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कैसे होगा। कह रहा है E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक है भैया, अगर E1 जब आप इसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, प्रूफ करना हमें कितना बराबर इतना होगा। अरे देखना ना, एकदम इसे हवा बना दूंगा, एकदम इजी हो जाएगा सवाल। देखने में जितना बवंडर लग रहा है उतना ही छोटा सा समंदर होगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ध्यान से समझो, कह रहा है E1 और E2 अपवर्जी घटना है। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि E1 और E2 परस्पर
अपवर्जी घटनाएं है। ठीक है भैया, ये दिया हुआ है। अगर अपवर्जी घटना है तो E1 इंटरसेक्शन, अभी जस्ट बताया था अपवर्जी घटना का केस, E2 जो होगा वो क्या होगा, फाई होगा बराबर में। अगर ये फाई होगा तब इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे, तब इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तब आपका 0 आएगा। ये बात मैं बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, यहाँ वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, तो आपको लिखना है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2। कोई दिक्कत हो तो बताइए, रत्ती भर दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। इसे प्रूफ आप कहोगे इसे इधर ले आइए प्रूफ हो तो गया, नहीं, थोड़ा सा खेलना पड़ता है इसके साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब बताओ इसके जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस में। तो अब इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर इतना हो सकता है तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, इसे इधर लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन E2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अपने मर्जी से मैं प्लस में 0 लिख सकता हूँ या नहीं? तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं प्लस में 0 लिख सकता हूँ तो हमें पता है कि नहीं कि 0 का मतलब क्या है? तो हमें दोस्तों पता है ना कि 0 का मतलब क्या है। 0 बराबर क्या है, इतना लिख सकता हूँ। तो मैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 प्लस, अब 0 हटा करके 0 की जगह इतना लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसे डायरेक्ट पक्षांतर करके कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिस हिसाब से बताया हूँ वही थीम आपको यूज करके इसे प्रूफ करना होगा। बताइए, ये सवाल गया, क्लियर हुआ ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों कुछ भी हो जाए, अब दोस्तों कुछ भी हो जाए, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे मत छोड़ना दोस्तों, नहीं बहुत पछताओगे। इस वैरायटी पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो, 2026 में आने का चांसेस भरपूर बनता है। कह रहा है कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्त, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जिनमें से 230 लड़के हैं, जिनमें 230 लड़के हैं। बहुत इजी बना दूंगा सवाल, बस आप देखते जाओ। देखने में देखो परसेंटेज वाला बहुत लोग सवाल छोड़ देते हैं इस तरह का आता है तो, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह ज्ञात है कि 20% लड़के हैं कक्षा 12 में, 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 20% कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनते जाना। तो इनके लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या कक्षा 12 में कितनी होगी? हर कोई जान रहा है कि टोटल लड़के कितने हैं, 230। अब 230 में से 20% निकाल दीजिए, 230 का 20% निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा कि टोटल लड़के कितने हैं। तो परसेंटेज निकालने आता ही होगा आपको, 230 गुणे 20, परसेंटेज हटाओगे नीचे में 100 आ जाएगा। जैसे ही इसे कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा, 46। यानी कुल लड़के कितने हैं, 46 है। आप करके देख सकते हो, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्लियर है। 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल लड़कों की संख्या कक्षा 12 में 46 लोग हैं। कितने लोग हैं, 46 लोग। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो। ठीक है, फिर कहता है यादृच्छा चुना गया। ठीक है, यादृच्छा यानी बिना देखे किसी एक लड़के को बुलाया गया। ठीक है, अब वो लड़का कक्षा और वो विद्यार्थी, और जिसको बिना देखे बुलाया गया वो विद्यार्थी क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए और कक्षा 12 का होना चाहिए। वो विद्यार्थी लड़का होना चाहिए और कक्षा 12 का होना चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसकी प्रायिकता बहुत सिंपल सी है। तो यहां पे कक्षा
12 के लड़के की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, टोटल लोग कितने हैं, 500 हैं। कुल विद्यार्थी हमेशा बता ही चुका हूं, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब लड़के हैं कितने एक्चुअली में कक्षा 12 में, जाहिर सी बात है 12। अब कक्षा 12 में लड़के हैं कितने, 46 तो हैं। तो ये तो पता है कि बिना देखे मैंने किसी को बुलाया 500 लोगों में से। अब उन 500 लोगों में से लड़का होना चाहिए और कक्षा 12 का होना चाहिए। तो कक्षा 12 में 46 वही लड़के हैं, तो ऊपर में 46 लिख दो, खेल खत्म हो गया। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ऊपर में 2 से काटोगे तो, और नीचे में कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, यानी 23/250 आएगा। सवाल खत्म हुआ। अच्छा खासा मार्क्स दे करके जाएगा। देखने में लगता है बहुत ही बवंडर सा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। उसी तरह अगले क्वेश्चन की अगर वैरायटी की बात करूं तो कह रहा है एक थैले में, अब थैला वाला क्वेश्चन आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 2 थैले हैं, एक अलग अलग थैले हैं, ठीक है। एक थैले में 4 सफेद और 2 काले गेंद है। देखो 4 सफेद है और 2 काले, काले रंग के गेंद को मैं यहाँ पे हल्का इस कलर के, वैसे मैंने यहाँ बनाया है काले रंग का, पता ना आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं इस तरह लाल कर देता हूँ, लाल को काला समझ लो थोड़ी देर के लिए। 2 काले रंग के गेंद है और दूसरे थैले में क्या है, 3 सफेद है और 5 काले गेंद है। 3 सफेद और 5 काले गेंद है, ध्यान से समझ सकते हो। कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद 2 काले गेंद है तथा दूसरे थैले में 3 सफेद और 2 काली गेंद है। प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। ऐसे बिना देखे इसमें से भी एक गेंद निकालता हूं, इसमें से भी एक गेंद निकालता हूं, और दोनों गेंद काला होना चाहिए। दोनों गेंद क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। दोनों रंग कैसे होने चाहिए, काले रंग के गेंद होने चाहिए, इसकी प्रायिकता। तो सबसे पहले यहाँ की प्रायिकता अलग से निकालो, यहाँ की प्रायिकता अलग से निकालो, फिर दोनों की निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट जब लिखेंगे, जब इसे हल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले पहले थैले की अगर बात करें तो पहले थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंद है। क्लियर है। और तो कुल गेंद कितने हो गई, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है पहले थैले में 4 सफेद है और 2 काली है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + 2 = 6 गेंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। और हमें निकालना क्या है, काली गेंद निकालनी है। क्या निकालनी है, काली गेंद। तो पहले में से अगर काली, इस थैले में से काली गेंद निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले थैले की निकाल लेते हैं। तो काले रंग के गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल गेंद कितने हैं, 6 हैं। अब इसमें टोटल गेंद 6 है और निकालना काला रंग का गेंद है, तो काला रंग का गेंद कितने हैं, इसमें केवल 2 ठो है, तो ऊपर में लिख दोगे 2। अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/3। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ, पहले थैले वाले की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब दूसरे थैले में वही खेल खेलना है, दूसरे थैले के लिए वही खेल खेलना है। अब यहां पे देखोगे दूसरे थैले में क्या है, दूसरे थैले में 3 सफेद, कितने हैं दोस्तों, दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद है। 3 सफेद और 5 काली गेंद है। तो कुल गेंद कितने हो गए, कुल गेंद या गेंदों की संख्या कितनी होगी, जाहिर सी बात है 3 + 5 = 8 गेंद हो जाएंगे। टोटल गेंद कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहां से भी काले गेंद निकालने हैं, तो काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काले रंग के गेंद की प्रायिकता सीधी सी बात है, टोटल गेंद जितने हैं नीचे रखो और इसमें काले रंग जितने हैं, काले रंग कितने हैं, 5, तो 5 ऊपर रख दो। अब बताओ यहां तक समझ आया नहीं। अब बोला कि दोनों थैले में काले गेंद होने चाहिए। जो सवाल क्या कह रहा था कि दोनों गेंदों के काले रंग होने की प्रायिकता बतानी है ना, तो यहां पे आप लिख दोगे अतः दोनों गेंद काले, यहां पे लिखा है ना, दोनों गेंदों के काले होने की प्रायिकता। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, थीम समझ लो, थीम समझ लो। अब क्या करना है, जो ये प्रायिकता आपकी आई है दोनों,
इस प्रायिकताओं को गुणा कर देंगे, इन प्रायिकताओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, इन प्रायिकताओं का गुणा कर देना है। जैसे ही आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/8 × 24, ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा। अब बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा, दहाड़ दोगे ना। बोले ना कि सवाल बहुत इजी है मेरे भाई, समझाने का तरीका बहुत बेहतरीन है, बहुत ही स्मूथली तरीके से बिना कंफ्यूज किए समझाया हूं, ठीक है। तो अब ऐसा सवाल आएगा तो एकदम दहाड़ देना। आएगा क्या, यहाँ पे देख सकते हो 2025 में कोड नंबर IX में पूछा गया है। तो मुझे पता है कि आप मेरी बात को मानते हो, मेरी बात का सम्मान करते हो। मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह का थैले वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर लगाना। थैले वाला जितना भी क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मेरे तरफ से भी यहाँ पे 2, तरफ से भी यहाँ 3 क्वेश्चन दिख रहा है, इसे आप एकदम अच्छे से ट्राई करना। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ऊपर वाला भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2026 में आने का चांसेस भरपूर बनता है। मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि मैथ को लेकर के बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो सकता है 1-2 दिन लेट लगेगा आने में वीडियो, क्योंकि मैं जल्दबाजी में वीडियो कोई नहीं बनाता, फालतू की चीजें ला करके मैं परोसना नहीं चाहता हूँ। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ा सा 1 दिन लेट लगेगा मंजूर है, लेकिन वीडियो बहुत ही बेहतरीन सटीक होगा। जो आपका मेहनत है ना, वो सही जगह पे जाकर के टैग करे, सही जगह पे जाकर के पिंच करे। जो बोर्ड एग्जाम में आप बैठो तो वो क्वेश्चन आए भी, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो अब आपको करना कुछ, तो अब मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं कि मैं 5 और 8 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 ही वीडियो में मैं निपटाऊंगा। एक जो मैथ का आप जानते हैं 2 पार्ट होता है बुक का, एक बुक होता है फर्स्ट पार्ट का और एक बुक होता है सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में से जो 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल है, जो पूछे ही जाएंगे हर हालत में, वो कराऊंगा। फिर सेकंड पार्ट में जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर से 5 और 8 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है वो कराऊंगा। समझ आई मेरी बातें। फिर दोस्तों इसी तरह का मैराथन वीडियो आएगा 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तैयारी हो जाएगी आपका। मुझे पता है कि टारगेट है 90+ लाने का मैथ में, ठीक है। उतना भरोसा तो मैं दिला ही सकता हूं कि 90 पार ही रहेगा, ये सीना ठोक के कह सकता हूं। बस जैसे बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल के बारे में जरूर बताइए, समय कम है। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा बताया हुआ, समझाया हुआ, तो प्लीज अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए, उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।